अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको बताएंगे कि पीडीएम और हुकूमत ने अब क्या क्या पोजीशन इख्तियार की है। अगर आप देखें तो हम आपको एक्सक्लूसिव खबरें देंगे। हम आपको बताते हैं कि जो पीडीएम का इजलास हुआ उसमें साबिक सदर आसिफ जरदारी ने, जो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, उन्होंने दोबारा से नो कॉन्फिडेंस के ऑप्शन के ऊपर जोर दिया। तो जो जमातें थी जिसमें मियां नवाज शरीफ थे, मौलाना फजल रहमान थे, इन सब ने उनको इंसिस्ट किया कि आप बताइए नंबर कहाँ से पूरे करेंगे। तो सदर आसिफ जरदारी ने भी इनसे सवाल किया कि हम बाहर भी बैठेंगे तो हम किस तरह से हुकूमत को गिराएंगे। तो इस पर काफ़ी आर्गूमेंट हुआ। उसके ऊपर कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट भी निकाल के, जो एपीसी हुई थी, जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद के मैरियट होटल में 20 सितंबर को, उसको उन्होंने एलामिया पढ़ के सुनाया। और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए इसमें नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें लॉन्ग मार्च का लिखा हुआ है, इसमें असम्बली से इस्तीफे का लिखा हुआ है। हम सिर्फ उनका जो ऑर्डर है वो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस पे चले जाएं। लेकिन उसके ऊपर शाह अवैस नूरानी और दीगर ने मुखालफत की और उन्होंने कहा कि आप किस तरह से ऑर्डर चेंज करने की बात कर रहे हैं। हम तो आप देखिए कि ज़िमनी इंतखाबात में भी आप लोगों ने हिस्सा लेने का कहा, पीपल्स पार्टी ने, तो हम आमादा हो गए। लेकिन आप देखिए कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा लिया गया, उसमें क्या हुआ, क्या मिला, क्या कोई कमिटमेंट पूरी हुई? यकीन उनका इशारा रावलपिंडी की कमिटमेंट की तरफ था, एस्टेब्लिशमेंट की कमिटमेंट की तरफ था कि उन्होंने अगर कोई आपको कमिटमेंट दी थी कि आप इलेक्शन लड़िए, शफाफ होंगे, तो वो तो ना हुए। तो अब ये जमातें हैं आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं मिलके। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि जब काफ़ी बहस हुई, मियां नवाज शरीफ ने भी कहा कि वो तो इन असम्बलियों में जाने के हक में नहीं है, वो तो सेनेट में भी जाने के हक में नहीं है, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ने के हक में नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अब कम अज़ कम इस लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के ऊपर तो फैसला कीजिए। तो उसके ऊपर जब काफ़ी ले दे हुई तो फिर इन ये तय पाया कि ओके ठीक है, लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च के लिए काफिले निकलेंगे। लेकिन ये अभी भी डिसाइड होना बाकी है कि लॉन्ग मार्च एक जलसा होगा या वो धरने की सूरत इख्तियार करेगा। लेकिन गालिब इम्कान है कि वो धरने की सूरत इख्तियार करेगा और उसके बाद उसी दौरान फिर फैसला लिया जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो वो किस तरह लाना है, अगर तरीके अदम एतमाद पेश करनी है वो किस तरह करनी है, और अगर असम्बली से इस्तीफे देने हैं तो किस तरह करने हैं। कहते हैं कि सदर आसिफ जरदारी ने कोट किया है कि हुकूमत के 30 के करीब अरकान हैं जो इस हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। वो वज़ीर आज़म इमरान खान से नाला है क्योंकि उनको कोई ओहदा नहीं मिला और अनइलेक्टेड लोगों से काबीना भर दी गई है। तो वो लोग हुकूमत छोड़ना चाहते हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में सपोर्ट करेंगे अपोजिशन को। तो उन्होंने ये एक तजवीज़ दी और उन्होंने कहा है कि हम दीगर हुकूमत के इत्तेहादियों से भी बात कर सकते हैं, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने उनको कहा कि ये सब कुछ उसके मरीम नवाज ने उनको कहा कि ये सब उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, इत्तेहादी नहीं हुकूमत को छोड़ेंगे और ना ही वो 30 लोग भी छोड़ेंगे। हमें सुबकी का सामना हो सकता है। हमारे पास तो मेजॉरिटी थी हम सेनेट में, लेकिन हम सादिक संजरानी को ना हटा सके नो कॉन्फिडेंस में, हमारे 14 लोग आगे पीछे हो गए। तो आप सोच लीजिए ये। तो उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, जिसके बाद ये तय पाया कि ठीक है हम आने वाले दिनों में इस पर फैसला करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अब हुकूमत का भी हम आपको बताते हैं कि हुकूमत एक ऑपरेशन की प्लानिंग कर रही है। वो नून लीग के खिलाफ एक क्रैकडाउन की प्लानिंग कर रहे हैं कि नून लीग के जिस तरह का उन्होंने एक मैसेज दिया था, जो खोखर बरादरान का खोखर पैलेस उन्होंने लाहौर में गिराया था, ये एक मैसेज था कि अब नून लीग के जो अरकान हैं उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डैमेज करेंगे, ताकि वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को डैमेज होता देख के पार्टी से अलहदा हो जाएं या पार्टी से कम से कम फासला इख्तियार करें, या कम अज कम मियां नवाज शरीफ पर दबाव डालें कि वो ये इतनी हार्ड पोजीशन ना लें कि हम सब लोग सफ़र करने लगे। तो ये हुकूमत ने एक स्ट्रेटजी चाकआउट की है। गो के अब अगर अमली तौर पर देखा जाए तो जो अपोजिशन है उसने पार्लियामेंट को का चलना नामुमकिन बना दिया है। कौमी असम्बली के इजलास में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से लड़ाई हो रही है, इवन के बाद हाथापाई तक जा रही है। तो उसके बाद जो हुकूमत है वो भी यही चाहती थी और उन्होंने इसी को जवाब बना के अब सेनेट में ओपन बैलेट के लिए एक ऑर्डिनेंस भी तैयार कर लिया ओपन बैलेट के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी सोचना चाहिए कि आप देखिए कि वो लोग, ये हुकूमत इन मोअज़्ज़ज़ जजेस के आगे इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक रेफरेंस लेके आ गई, लेकिन अब बाहर एक ऑर्डिनेंस की तैयारी किए बैठी है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प चीज़ है। आप खुद सोचिए कि ये क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है।
لیکن دیکھتے ہیں کہ موزز ججز کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے, وہ خود سوچتے ہیں لا پوائنٹس کے اوپر بھی, اور لا پوائنٹ سے آگے کی سوچ بھی وہ خود رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس ریفرنس کے بارے میں. تو یہ سب چیزیں ایک چل رہی ہیں ایک تصادم کی طرف, لیکن وہ تصادم مارچ کی 26 تاریخ کو ہی آپ کو واضح ہونا شروع ہوگا, جب قافلے چاروں طرف سے پاکستان کے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف. تو اس دوران دیکھنے والا ہوگا کہ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی. ہماری اطلاعات کے مطابق جو ادارے ہیں وہ اس مارچ کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنے کے لیے کہ اس مارچ کی کس مقام پر کیا سٹرنگتھ ہے, وہ کچھ ایسی ویکلز بھی تیار کروا رہے ہیں جن سے کچھ ایسے جو سیٹلائٹ اور ڈرونز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی, جو میپنگ ہو رہی ہوگی, ساتھ ساتھ جو لوگوں کی تعداد وہ اسیس کر رہے ہوں گے, اس سے جو ان کو ایگزیکٹ نمبر دے رہی ہوگی کہ کتنا تعداد ہے جو اسلام آباد کی طرف بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے, وہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں, اور کیا یہ بات مزید تصادم کی طرف جاتی ہے یا کوئی درمیانی رستہ بھی نکلتا ہے. لیکن بظاہر ابھی تک درمیانی رستہ نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے, ہم آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے. خوش اور سلامت رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.